हेलो हाय नमस्कार राम राम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम योर वेलकम ऑन योर प्लेटफॉर्म लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कुछ नए क्वेश्चन जो मैं बना सका। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट रहता है सीटेट के एग्जाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया आपका सीटेट आराम से पास हो जाएगा। अच्छे नंबर से पास नहीं, अच्छे नंबर से आप स्कोर कर सकते हो। 100+ नंबर आप लेके आ सकते हो। आपको चाहिए 90, आराम से लेके आ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो जरूर जरूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी सी पढ़िए और जल्दी सी दीजिए जवाब। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हम इसका भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्यों किया जाता है? प्रश्न आपको पूरा दिख रहा है ना, यहां से लेके यहां तक। देखिए, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्यों किया जाता है? भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। ऑप्शन तो ये भी सही है। क्या लाता है? भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। जी हाँ, स्वाभाविकता लाता है। पर हमें देखना है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा कौन सा है। आकलन का काम करता है, आकलन का काम तो नहीं करता। रोचकता और जोश लाता है। हाँ जी, जोश, रोचकता भी लाता है और जोश भी लाता है। अध्यापक एक काम को सरल बनाता है, सरल नहीं बनाता अध्यापक एक काम को। अध्यापक का काम बढ़ता है, बच्चों को खेल करवाया जाता है। तो बच्चों को खेल में अनुशासन बनाए थे, खेल कैसे खेला जाएगा, खेल के सारे साधन उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। ये भी नहीं होगा। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया को स्वाभाविक बनाता है, रोचकता और खेलों में आयोजन। ये क्या है? इसमें हो जाएगा आपका सी। ये भी इससे कम इंपोर्टेंट है। अगर ये नहीं होता तो आपका ये हो जाता। भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, क्योंकि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मगर आप खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाओ तो बच्चे क्या कक्षा में क्या होगी? रोचकता आएगी और बच्चे जोश जोश में भाषा सीख लेंगे। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। तो बताइए आंसर जल्दी से पढ़ के। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? भाषा अर्जन वो होता है जो आप बिना किसी एफर्ट लगाए, आप जिस माहौल जिस वातावरण में रह रहे हो, बिना बुक पढ़े, बिना कुछ प्रयत्न किए हुए भाषा सीख लेते हो, होता है आपका भाषा अर्जन। अधिगम में आपको कानून कायदे, भाषा की ग्रामर वो सब सीखनी पड़ती है। तो बताइए महत्वपूर्ण अंतर क्या है? भाषा का कठिनाई स्तर नहीं, भाषा अर्जन करना भी कठिन है, भाषा अधिगम करना भी कठिन है तो दोनों ही कठिन। पर महत्वपूर्ण अंतर पूछा है, इसमें क्या है महत्वपूर्ण अंतर? हमें आपको पेडागोजी में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ऑप्शन सारे सेम हैं, सारे सही होते, पर उन चारों में से सबसे सही, सबसे बेस्ट वाला कौन सा है? भाषा की पाठ्यपुस्तक भी नहीं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर भाषा की पाठ्यपुस्तक का नहीं है। भाषा सीखने में और सिखाने की पद्धति नहीं। भाषा अर्जन तो आप वातावरण में, जिस वातावरण में आप रह रहे हो, जिस वातावरण में आप बस रहे हो वो। और भाषा अधिगम में आप किसी पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के अनुसार जिस वातावरण में जाके सीख रहे हो वो। तो फिर आपका भाषा परिवेश की उपलब्धता, हाँ, हमेशा पूछा जाए कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या होता है? भाषा परिवेश का होता है। किसका होता है? भाषा परिवेश का होता है। भाषा परिवेश मतलब भाषा अर्जन करेगा बच्चा तो एक अलग परिवेश में करेगा, जब भाषा अधिगम करेगा तो उसका एक अलग परिवेश होगा, उसका अलग वातावरण होगा। परिवेश का मतलब होता है वातावरण, पर्यावरण। भाषा अर्जन करेगा तो अपने समाज से, अपने परिवार से, हर जगह से कर लेगा। मगर भाषा अधिगम करेगा तो उसको विद्यालय जाना होगा, उसका एक टाइम पीरियड होगा, उसकी कक्षा लगेगी, उसमें उसको व्याकरण सिखाई जाएगी, सब कुछ उसमें सिखाया जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। रचना शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर मतलब 1 से 5, 1 से 5 तक, 1 से 5 तक की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करेगा बच्चा? जब उसे उस वाक्य का पता नहीं होगा कि वाक्य कैसे बनेगा, क्या है, ये नहीं होगा। प्रश्नोत्तर ये भी नहीं होगा। रचना शिक्षण करवा रहे, प्रश्नोत्तर तो आप वाद विवाद विधि करवा रहे होते ना तो अच्छा होता। चित्र वर्णन, निबंध लेखन बच्चा शब्द वाक्य नहीं बनाना जानता, निबंध कैसे लिख देगा? चित्र वर्णन, चित्र का वर्णन कर देगा बच्चा। कैसे? रचना शिक्षण या तो बोल के करेगा या लिख के करेगा। बच्चे को आपने कोई चित्र दिखाया, जैसे कोई विद्यालय का चित्र दिखा दिया या गाय का दिखा दिया, किसी का भी दिखाया, उसके अनुसार वो क्या करेगा? उसके बारे में उसकी विशेषताएं उसको बताता जाएगा और उसका क्या होगा? वो एक निबंध की रचना कर लेगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका तीसरे में हो जाएगा आपका सी
फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक क्या है, बताइए। कवि और कविता बहुत नहीं, कवि की जानकारी होना जरूरी नहीं है। स्वतंत्र राय बनानी है, अपनी राय बनानी है। अपने राय के बारे में आप क्या सोचोगे। कवि के बारे में जरूरी थोड़ी है कविता लिखी गई वैसा ही उस कविता को पढ़ने वाला हो, वैसे ही कवि ने जिस भाव में कवि ने लिखा है वो ही भाव पढ़ने वाला समझ रहा हो, वो नहीं। साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध नहीं, साहित्यिक बोध और छंद बोध। स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने की आवश्यकता क्या होती है, भाषा बोध और साहित्य बोध। क्या होती है, भाषा बोध, भाषा का ज्ञान होना चाहिए आपको, साहित्य का ज्ञान होना चाहिए। तो आप अपनी किसी छंद या किसी गद्यांश पद्यांश या कविता के प्रति आप एक स्वतंत्र अपनी राय बना सकते हो। हर एक कविता में अलग अलग वो है ना कि एक शब्द के अलग अनेक अर्थ निकलते हैं, तो आप उस शब्द का कुछ एक पर्टिकुलर शब्द का आप उसका कुछ अलग अर्थ निकाल के सोचते हो, मैं कुछ अलग निकाल के सोचता हूँ, कोई तीसरा उसका अलग अर्थ निकाल के सोचता है। वो था उसमें भाषा बोध और साहित्य बोध। एक आदर्श शिक्षण पद्धति की विशेषता है, एक आदर्श शिक्षण पद्धति क्या है, आदर्श शिक्षण पद्धति। शिक्षण पद्धति का क्या मतलब है, एक आदर्श शिक्षण पद्धति की विशेषता क्या है, एक आदर्श शिक्षण पद्धति की विशेषता, शिक्षण पद्धति मतलब शिक्षण विधि, उसकी विशेषता क्या है, शिक्षक बच्चों को किस तरह से पढ़ाए, वो होती है शिक्षण विधियां। अलग अलग ढंग से पढ़ाने के तरीके व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप हो। जी हाँ, सभी बच्चों को उनकी जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं वो उनकी जो आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए, और जो जनरल बच्चे हैं उनकी आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए। उद्देश्य केंद्रित हो, उद्देश्य केंद्रित होने, सीखने के नियमों पर आधारित हो, सीखने के नियमों पर भी आधारित होने। 30 में क्या हो जाएगा आपका डी, कि एक अच्छा शिक्षण विधि व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए उद्देश्य केंद्रित तरह से बनाई गई और सीखने के नियमों पर आधारित हो, तो इसमें आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से स्वाध्याय पद्धति पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है। स्वाध्याय पद्धति पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है, पूछा गया क्या है, नहीं है। प्रायोगिक कार्य क्या है, स्वाध्याय पद्धति पर आधारित। स्वाध्याय पद्धति होती है खुद पढ़ना, स्वाध्याय मतलब खुद अध्ययन कर सकते हो आप। उसमें से क्या पूछा गया, स्वाध्याय पद्धति पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है, नहीं है पूछा गया। ध्यान रहे, अगर स्वाध्याय शिक्षण विधि इसमें पूछा जाता कि स्वाध्याय पद्धति पर आधारित शिक्षण विधि है, तो क्या होता, प्रायोगिक कार्य स्वाध्याय खुद को करना पड़ता है, टीचर नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल तो आप खुद को करना पड़ेगा, सीखोगे तो। अभिक्रमिक अध्ययन ये भी बच्चे को खुद को करना पड़ता है। कंप्यूटर आधारित अधिगम, अगर कंप्यूटर से टीचर सिखा रहा है तो बच्चा भी उसको अर्जन कर रहा है, अधिगम कर रहा है, तो ये तीनों क्या होगी, या होगी आपकी स्वाध्याय पद्धति पर आधारित। इसमें पूछा गया नहीं है व्याख्यान विधि, ये नहीं है, क्योंकि टीचर एक पाठ को पढ़ता है, व्याख्या करता जाता है, बच्चे निष्क्रिय होकर सुनते रहते हैं, उनका सोचने समझने समस्या समाधान की क्षमता विकसित नहीं हो पाती। तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्वाध्याय पद्धति पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है, व्याख्यान विधि नहीं है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया की प्रवस्थाएं हैं। शिक्षण प्रक्रिया की प्रवस्थाएं क्या है, क्रिया पूर्व प्रवस्था, प्रावस्था, अतः क्रिया प्रावस्था, क्रिया पश्चात प्रावस्था। क्या है ये, शिक्षण प्रक्रिया की प्रावस्था है कि शिक्षण प्रक्रिया की अवस्थाएं होती है ना, जैसे अपने विकास की अवस्था होती है, वैसे आप एक पाठ पढ़ रहे हो, क्या पाठ में क्या पढ़ा आपने, आप चलो संज्ञा पढ़ रहे हो, क्या संज्ञा पढ़ रहे हो, किसके बारे में पढ़ रहे हो, वाष्पीकरण के बारे में पढ़ रहे हो। किसके बारे में, संज्ञा को छोड़ो, वाष्पीकरण के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप क्रिया पूर्व अवस्था, उसके पढ़ने से पहले करोगे, वाष्पीकरण के पहले जो आप जो क्रिया करते हो उस पाठ को पढ़ाने से पहले टीचर बताता है वाष्पीकरण किन किन के माध्यम से होता है, किन किन में होता है, वो तो क्या होगा आपका क्रिया पूर्व अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था। ये क्या हो गया कि जब आपको पढ़ाया जा रहा है, उस चीज को प्रैक्टिकल करके दिखाया जा रहा है, आपको व्याख्यान की जा रही है, वो आगे आगे आपकी अंतः क्रिया अवस्था। फिर उसके बाद पढ़ा के जब बच्चों से पूछा जाता है ना, उनके
मतलब आपको फीडबैक लिया जाता है बच्चों को क्या समझ में आया क्या नहीं आया, वो होता है क्रिया पश्चय अवस्था। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका सभी ये शिक्षण की सारी ही अवस्थाएं हैं। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट, भाषा शिक्षण के उपागम है। भाषा शिक्षण के उपागम मुख्य दो होते हैं, तो इनमें कौन कौन से, पाठ संस्कृत उपागम भी है, रचना शिक्षण उपागम है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। भाषा शिक्षण के लिए अगर कोई हिंदी का टीचर है उसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, हिंदी वाले टीचर के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा का आंदोलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करवाना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। कठोर रवैया टीचर नहीं अपना सकता, बच्चों को प्यार से लाड प्यार से समझाया जाए, बच्चों को नहीं मानसिक और नहीं शारीरिक दंड दिया जाए, ताकि एनसीएफ के विरोध भी है, एनसीएफ उसका विरोध भी करता है कि बच्चों को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आप कोई भी दंड नहीं दे सकते। तो कठोर रवैया नियम पाठ्य भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा की पाठ्य पुस्तक जरूरी नहीं है किसी के पास वो भाषा का ज्ञान होता है तो भी बच्चों को पढ़ा सकता है, तो भाषा की पाठ्य पुस्तक भी नहीं है। भाषा का आकलन इतना इंपॉर्टेंट, पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करवाना, भाषा के अवसर उपलब्ध करवाना। इसकी जगह यह आ सकता है बच्चों को भाषा का समर्थ प्रवेश उपलब्ध करवाना, अवसर उपलब्ध करवाना, बच्चों को सर्वाधिक भाषा को प्रयोग के अवसर उपलब्ध करवाना। तो उसमें हो जाएगा आपका बी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भाषा की पाठ्य पुस्तक में है, भाषा की पाठ्य पुस्तक डैश डैश से संबंधित पाठ होना चाहिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में किस तरह का पाठ होना चाहिए, विज्ञान का होना चाहिए या संस्कृति का होना चाहिए या साहित्य का होना चाहिए। विज्ञान का तो वैज्ञानिक किताब में होगा, संस्कृति का किस में होगा, आपकी कला संस्कृति में होगा, तो भाषा के वाले में क्या होगा, साहित्य का पाठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साहित्य का पाठ। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 10 पर। एक शिक्षक के लिए अपने छात्रों में शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास करना भाषा शिक्षण की एक प्रमुख चुनौती है। इसके समाधान हेतु आप क्या उपाय करेंगे। क्या पूछा गया, शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए, उच्चारण का मतलब होता है बोलना, शुद्ध बोलना। बच्चों को जैसा हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको जैसा बोला जाएगा वैसा ही लिखा जाएगा, तो इसलिए जरूरी है कि बच्चे का उच्चारण शुद्ध हो ताकि बच्चा अच्छा लिख पाए, उसकी वर्तनी भी अच्छी और उसका उच्चारण भी अच्छा हो। तो इसमें सर्वाधिक क्या है, विकास की भाषा की प्रमुख चुनौती है। इसके लिए आप क्या समाधान है, क्या उपाय करोगे। वाचन के अधिक से अधिक अवसर देंगे, बालकों को वाचन की दिशा देंगे, ए व बी दोनों। तो इसमें हो जाएगा ए बी दोनों। बालक को वाचन की दिशा देंगे, बच्चों को बोलने की दिशा, उसके निर्देश देंगे। इस शब्द को जोर देके बोलना है, इस शब्द को जोर देके नहीं बोलना है, इसको थोड़ा सा हल्का बोलना है, वो सारा होगा। वाचन के अधिक से अधिक अवसर देंगे, क्या करेंगे, वाचन को बच्चों को अधिक से अधिक अवसर देंगे। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य बताइए। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। जी हाँ, भाषा शिक्षण, भाषा क्यों पढ़ाई जाती है बच्चों को, भाषा विकास होने पे बच्चा में क्या क्या है, उसमें निखार आता है, व्यक्तित्व निखार आता है, अपने भावों को किसी के सामने प्रकट कर सकता है, अपनी बात को किसी के सामने अभिव्यक्त कर सकता है, अपनी जरूरतों को बता सकता है, वह उसका व्यक्तित्व निखार होता है। तो भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य पूछा गया, भाषा में सृजनात्मक शक्ति का, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। हाँ, भावानुकूल भाषा प्रयोग करना। भावानुकूल, अगर आप किसी को गुस्से से बोल रहे हो तो गुस्से वाली भाषा, उस तरीके से आपके फेस का रिएक्शन हो, आपके शब्द अशुद्ध शब्द ना हो, अशुद्ध वर्तनी ना की जाए, अशुद्ध उच्चारण नहीं किया जाए, स्वर निर्माण चलन का अभ्यास करना, छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से अभिव्यक्ति करना। उपरोक्त सभी, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, बताइए जल्दी से उत्तर। त्रिभाषा सूत्र में उच्च प्राथमिक स्तर पर किस भाषा के शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है। त्रिभाषा सूत्र में उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर क्या होता है आपका 6 से 8वीं तक का जो स्कूल होता है उसमें प्राथमिक स्तर पर किस भाषा के शिक्षण को प्राथमिकता, 6 से 8वीं तक का स्कूल होता है उसमें कौन सी भाषा में बच्चों को भाषा शिक्षण को प्राथमिकता दी, तो बताइए। अंग्रेजी भाषा, विदेशी भाषा, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा तो क्या है, बहुत प्राचीन भाषा है। वो कब करवाई जाती थी, आज से काफी साल पहले
जब संस्कृत चलती थी, जब ये आपके लिखे जाते ना, आश्रम चला करते थे। जैसे आजकल चलते हैं जो ब्राह्मण लोग होते हैं, वो अपनी विद्या का ग्रहण करने के लिए जैसे जाते हैं ना, वृंदावन चले गए, काशी चले गए, मथुरा चले गए, वहां पे जाते हैं, वहां पे आपको संस्कृत शिक्षा दी जाती है। विदेशी भाषा बच्चों को, अगर अपना इंडिया का जो विदेशी भाषा आप नहीं सिखा सकते स्कूल लेवल में, अंग्रेजी भाषा भी, तो आपका क्या हो जाएगा, मातृभाषा। कौन सी भाषा, मातृभाषा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सोहेल असम से पंजाब आया। सोहेल कहां से कहां आया, सोहेल असम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। असम से पंजाब, असम से कहां आया, पंजाब। असम में उनकी दूसरी भाषा बोली जाती है, पंजाब में क्या बोली जाती है, पंजाबी। तो पंजाबी उसे आती नहीं, उसे आती है असम की भाषा, तो क्या बोलता है, हिंदी भाषा बोलता है। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय गलतियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे, उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। सोहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। सोहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताओगे तो बच्चे में नकारात्मकता का भाव आएगा। नकारात्मकता का भाव क्या होता है, अधिगम में अवरोध उत्पन्न कर देता है, तो उसे बार बार गलतियों के लिए ना टोका जाए। सोहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। इससे फिर कक्षा की बहुभाषिता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बच्चे एक दूसरे में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। सोहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। क्या कि जो भाषा सीख रहा है वो हिंदी सीख रहा है तो भी, वो अपनी भाषा में बात कर रहा है तो भी उसके भाषा के अधिकाधिक सर्वाधिक प्रयोग, कि बच्चे को जितने कम्युनिकेशन करेगा, जितनी भाषा का प्रयोग करेगा, उतनी भाषा का अर्जन और अधिगम करेगा। तो बच्चे को सर्वाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। वो गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, उसे मोटिवेट करना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। शाबाश, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बोले, इसको ऐसे बोलो, तो उसे मोटिवेट करोगे तो बच्चा क्या करेगा, अधिगम अच्छे से कर लेगा। तो इसका क्या हो जाएगा आपका बी। रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। हो ये सकता था अगर ये नहीं होता, पर इससे बेटर क्या है, ये है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध करवाने से क्या लाभ है। बाल साहित्य मतलब जो अखबारों में छोटी पहले आती थी ना, वो बाल साहित्य की कहानियां, छोटे टेडी बियर, उनके बारे में कहानियां, जिसे वो आते ना यार, मोटू पतलू, उनकी जो छोटी पोथियां सी आती थी, छोटे आते थे बुक सी, वो उपलब्ध करवाने के लाभ क्या होंगे। श्रवण कौशल का विकास होगा, उसे तो बच्चा पढ़ेगा ना, बाल साहित्य को तो पढ़ा जाता है, तो श्रवण कौशल का विकास नहीं होगा। लेखकों की परीक्षा है, उसमें लेखक तो होते नहीं है, उसमें चुटकुले कुछ छोटी मोटी कहानियां वो होती है। बच्चों को विविधता भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। पत्रों का चित्रण करने की कुशलता का विकास करना। तो इसमें हो जाएगा आपका सी, पत्रों का चरित्र और चित्रण करने की कुशलता का विकास करना। ये तो बात की बात है, इसमें बात हो रही है बाल साहित्य प्राथमिक कक्षा तक होता है, तो इसमें ये नहीं होगा। इसमें हो जाएगा आपका सी, बच्चों को विविधता भाषिक सामग्री पढ़ाने के अवसर देना। बच्चा अलग अलग सामग्रियों को पढ़ना, अलग अलग भाषा को पढ़ना, और अपने अलग अलग तरीके से उसमें चुटकुलों को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, तो उसमें क्या होगा, उच्चारण की और वर्तनी की और पढ़ने की क्षमता क्या हो जाएगी, उसकी विकसित हो जाएगी। भाषा सर्वोत्तम साधन है विचार तथा भाव के। भाषा सर्वोत्तम साधन, भाषा सबसे अच्छा साधन है किसका, विचारों और भावों के संक्रमण का, आदान प्रदान का। सही है, संकलन का, ये भी आदान प्रदान का विशेष में क्या हो जाएगा आपका। भाषा के माध्यम से आप अपने विचार, भाव व अभिव्यक्ति व अपने दुख दर्द हर बात आप बोल के बता सकते हो, तो इसमें आपका हो जाएगा डी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अक्षर बोध प्रणाली। क्या अक्षर बोध प्रणाली प्राचीन प्रणाली के माध्यम से छात्रों में निम्न में से किस शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का निवारण होता है। अक्षर बोध प्रणाली क्या होती है, प्राचीन प्रणाली के माध्यम से छात्रों में निम्न में से किस शिक्षण संबंधी कठिनाई का निवारण होता है। वाक्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है, नहीं। उच्चारण शुद्ध होता है, नहीं। विचरण दोष नहीं आ पाता। इसमें क्या हो जाएगा आपका अक्षर बोध प्रणाली, विचरण दोष नहीं पा जाता, या उच्चारण शुद्धता होता है,
अक्षर बहुत पुरानी प्रचलितों के माध्यम से छात्रों में निम्न में से किस शिक्षण संबंधी कठिनाई का निवारण होता है? वाक्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है, उच्चारण शुद्ध होता है, विचरण दोष नहीं आ पाता। तो इसमें क्या होगा आपको, इसमें सारे के सारे हो जाएंगे। डी, वाक्यों का क्रमबद्ध ज्ञान, अक्षर बोध। आप बच्चे को कोई अक्षर दे रहे हो, कोई भी शब्द दे रहे हो, उससे वाक्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होगा। वाक्य में कैसे कैसे शब्द बनाने हैं, फिर उन वाक्यों को कैसे आप एक गद्यांश पद्यांश बना पाओगे, उच्चारण शुद्ध भी होगा, विचरण दोष भी नहीं आ पाता। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है, बच्चे अपने प्रवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का प्रवेश उपलब्ध कराया जाए, जहां पे बिल्कुल कम और सबसे ज्यादा, क्या बिल्कुल कम और सबसे ज्यादा की बात हो रही है, वो ऑप्शन आपके दोनों विकल्प हो गए। क्योंकि बच्चे को बच्चे के अनुसार पढ़ाया जाए, ये क्या कहती है अपनी एनसीएफ भी कहती है, आरटीई कहती है और अपनी सारी शिक्षण विधियां भी कहती है कि बच्चे को बच्चे के स्तर या बच्चे के ज्ञान के अनुसार ही बच्चों को पढ़ाया जाए। बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का प्रवेश उपलब्ध कराया जाए, ये नहीं होगा। बच्चों को बिल्कुल भी भाषा नहीं पढ़ाई जाए तो फिर बच्चे को क्या करवाया जाएगा, बच्चों को समर्थ भाषिक प्रवेश उपलब्ध कराया जाए, ये आपका हो जाएगा सही। बच्चों को समर्थ अच्छा भाषा प्रवेश, जिसमें पोस्टर भी हो, देखने की चीजें भी हो, सुनने की चीजें भी हो, दृश्य सामग्री हो, श्रव्य सामग्री हो और आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री भी हो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एकाकी पाठों का सर्व प्रमुख उद्देश्य है, ये आपका है नहीं पर चलो आपको बता देते हैं। एकाकी पाठों का सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या है? एकाकी की समीक्षा करना सीखना नहीं, एकाकी विद्या से परिचित करना नहीं, विभिन्न संदर्भ में स्वाद बोलने की क्षमता का विकास नहीं, एकाकी लिखना सीखना। एकाकी पाठों का प्रमुख उद्देश्य होता है एकाकी लिखना सीखना, आप उसको शॉर्ट में करके लिखना सीख सकते हो। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। हाँ, चॉम्स्की ने कहा है कि बच्चे जब भी कोई भी बच्चा जन्म लेता है, मानव शिशु, वो अपने जन्मजात शक्ति के साथ एक भाषा अर्जन करने की, भाषा अधिगम करने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है और अपनी भाषा खुद अनुकरण करके अर्जन करके ग्रहण करता है। फिर इसमें है बच्चा में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, भाषा सीखने का कार्य किया जाना चाहिए। जन्मजात होगी तो ये तो क्या हो गया आपका, भाषा शिक्षण का कार्य किया जाना चाहिए, तो हो गया आपका किससे, वातावरण से रिलेटिव हो गया। भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए, जरूरी थोड़ी है। उनकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए। नियम कहां से सिखाओगे बच्चों को आप? नियम तो फिर बोल्टन प्रणाली में होगी, निगमन विधि के होगी। निगमन विधि एक वैज्ञानिक विधि नहीं है, आगमन विधि वैज्ञानिक विधि है। बच्चों को समर्थ भाषिक प्रवेश उपलब्ध कराया जाए, क्या बच्चों को समर्थ भाषिक प्रवेश उपलब्ध करवाया जाए। ये इसलिए है कि जन्मजात क्षमता होती है, बच्चे अपने वातावरण से, अपने परिवेश से भाषा अधिगम करते हैं, अर्जन करते हैं। जिस वातावरण में रहते हैं वो वैसी भाषा बोलना लिखना पढ़ना सीख जाते हैं। फिर चलते हैं, मौनवाचन कब शुरू किया जाना चाहिए? मौनवाचन कब शुरू किया जाना चाहिए? तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में, दूसरी क्लास में, छठी क्लास में? किसमें? छठी क्लास में। बायोगोस्ट ने क्या कहा था कि छठी क्लास में बच्चों को मौनवाचन की शिक्षा दे देनी चाहिए और तीसरी क्लास से भी आप पढ़ा सकते हो, मतलब स्वतंत्र रूप से आप छठी क्लास से बच्चों को मौनवाचन करवा सकते हो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, सूत्र विधि किसका दूसरा नाम है? सूत्र विधि कहां से आई थी पहले तो ये बताइए। सूत्र विधि आपकी किस भाषा से आई थी? वो आई थी संस्कृत से। किससे? संस्कृत से सूत्र विधि इसमें आई, हिंदी में आई। पहले संस्कृत में सूत्र विधि का क्या था, संस्कृत के शब्दों का अर्थ निकाल के उनके बारे में बताया जाता था, वो थी आपकी सूत्र विधि। आगमन विधि से आई नहीं, आगमन विधि उदाहरण से नियम की तरफ होती है। निगमन विधि तो ये आई आपकी निगमन विधि से। किससे? निगमन विधि से। क्वेश्चन नंबर 23, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? ऐसी कौन सी विधि है जिसमें डायरेक्ट लक्ष्य भाषा या दूसरी भाषा सिखाई जाती है, मातृभाषा का प्रवेश निषेध होता है? बताइए। व्याकरण विधि में, व्याकरण में तो आप उदाहरण, नियम कानून वो सारे सीखते हो, तो ये नहीं होगी। सूत्र विधि इसमें भी नियम कानून, अनुवाद विधि इसमें भी आप अनुवाद करके सीखते हो। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, कौन सा? डायरेक्ट मेथड, जिसमें मातृभाषा का प्रवेश निषेध होता है। आप सीधी डायरेक्ट, अगर आप मातृभाषा आपकी पंजाबी है, अगर आप हिंदी सीख रहे हो तो आप वहां पे उस क्लास में पंजाबी नहीं बोल सकते, आपको हिंदी ही बोलनी पड़ेगी। वहां पे उस भाषा के बच्चे के भाषा के पूर्व ज्ञान को
नवीन ज्ञान के साथ नहीं जोड़ा जाता, उसे बस नवीन ज्ञान ही दिया जाता है। वो होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सहस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य। सहस्वर पठन क्या है? बोल बोल कर पढ़ना। क्या? बोल बोल कर पढ़ना। आपको कक्षा में टीचर बोल बोल के पढ़ाया करते थे कि ये लीजिए बुक आप और इसको पढ़ो। आप यहाँ पे ऐसे खड़े होकर पढ़ते थे, मन मन में तो नहीं पढ़ते थे। अगर कम आपकी आवाज बोलने की धीरे होती तो सर क्या बोलते? जोर से सुन बोलो, पूरी क्लास में नहीं सुन रहा। तो क्यों करवाया जाता था वो आपको बताइए? सहस्वर का होता है बोल बोल कर पढ़ना, तो बताइए क्यों करवाया जाता है? एक और बता दूं आपको, पढ़ते वक्त आपकी बुक है वो आपके इस हैंड में होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड में, ठीक है। ये बायां होता है ना, बाएं हाथ में आपकी बुक होनी चाहिए। आपकी आंखों से 1 फुट दूर 45 डिग्री के कोण पे होनी चाहिए। कितनी? पढ़ते वक्त 1 फुट दूर होनी चाहिए आपकी बुक, 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। आंखों से 1 फुट दूर 45 डिग्री का कोण होना चाहिए, बाएं हाथ में होनी चाहिए। फिर आपको वह एकदम पठन की एकदम सही अवस्थिति होती है, तब आप अच्छे से पढ़ सकते हो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ और अकॉर्डिंग टू आरटी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। सहस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौन पठन करना। सहस्वर पठन, मौन पठन, ये तो अपोजिट हो गया, मन मन में होगा, ये आपका बोल बोल के ये कट गया। बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। हाँ, बोल बोल के पढ़ोगे, सभी बच्चों के सामने पढ़ोगे तो क्या होगा? आपका जो झिझकना है, आप डरते हो, आपका डर, आपके पैर कांपते हैं, वो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते, वो आप बी ऑप्शन के साथ जाएं। बोल बोल कर पढ़ना, सिर्फ बोल बोल के पढ़ना नहीं, इसका अर्थ क्या है? अर्थ तो है बोल बोल के पढ़ना, पर उद्देश्य क्या है? बच्चों की पढ़ने में डर व झिझक को दूर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, 25। अब चलते हैं भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? बताइए। भाषा का अभ्यास भी जरूरी है। भाषा को आप दक्षता हासिल करते हो तो भाषा का आपको रिवीजन करना पड़ेगा। वो भी जरा भाषा प्रवेश भी जरूरी है। आप जिस वातावरण में रह रहे बच्चों को जो माहौल दिया जाए उसके अकॉर्डिंग वो भाषा सीखेगा। भाषा ही आविष्कार, भाषा का आविष्कार नहीं कर सकते आप, भाषा का अर्जन कर सकते हो, अधिगम कर सकते हो, भाषा में सुधार कर सकते हो, ठीक है। भाषा परीक्षाएं भी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या नहीं होगा? सी नहीं होगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 26। अनुसंधान विधि का जनक माना जाता है। अनुसंधान का क्या है? खोज विधि। कौन सी विधि? खोज विधि। खोज विधि, रिसर्च मेथड। आर्मस्ट्रॉन्ग होगा, स्टीवेंस होगा, किलपेट्रिक होगा, हर्बर्ट स्पेसर होगा। किलपेट्रिक नहीं होगा, हर्बर्ट स्पेसर नहीं होगा, स्वीट होगा, आर्मस्ट्रॉन्ग। याद रखना है तो इसे रखिए। अनुसंधान खोज विधि का आर्मस्ट्रॉन्ग जो मजबूत होगा मन से, दिमाग से, भावात्मक और संज्ञानात्मक, वही क्या करेगा? वही खोज करेगा किसी चीज की, तो इसमें हो जाएगा आपका आर्मस्ट्रॉन्ग। किलपेट्रिक किसके थे? खेल विधि के थे। हर्बर्ट स्पेसर के थे, हर्बर्ट विधि के थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आप किसी भी विषय वस्तु को, किसी पाठ को, किसी भी लाइन को पढ़ रहे हो तो उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है आपका? शब्द वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचान करना, तेज गति से पढ़ना, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। इसमें होगा आपका डी। कैसे? वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना। ये तो आपका क्या हो गया? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? इसमें क्या है? हाँ, विशेषता तो ये भी है पढ़ने की। शुद्ध पढ़ना चाहिए, अक्षरों की पहचान करनी चाहिए, तेज गति से पढ़ना चाहिए, पर संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। जिस संदर्भ में वो लाइन लिखी गई, जिस संदर्भ में कभी कुछ कहना चाहता है, चाहे कोई भी आप तक कोई भी संदेश आया हो, लिख के उसके संदर्भ अनुसार उसका अर्थ क्या निकला उसके अनुसार आपको पढ़ना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? डी। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन हो गए आज के पूरे 27। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ें। कल मिलते हैं नई क्लास के साथ। सभी को ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय श्री राम।